हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एग्जामपुर के महाभारत बैच का जो सामान्य ज्ञान का बुकलेट है उसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सामान्य ज्ञान के इस बुकलेट में जो सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है उसमें यहाँ पर प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। तो चलिए हम प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार दो महाकाव्य रामायण और खालिस्तान है। यानी कि मानवता को भारत ने दो सबसे बड़े उपहार दिए हैं जो कि दो महाकाव्य है, जिनमें से एक है आपका रामायण और एक हो जाएगा आपका महाभारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। देखिए, महाभारत को जो है पुराना नाम इसका जय संहिता भी कहा जाता है, और अकबर के समय एक कवि हुए हैं बदायूनी, तो बदायूनी ने इसका संस्कृत भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर देखे बुद्ध चरित जो है इसको यहाँ पर लिखा था अश्वु घोष ने। और यहाँ पर जो पंचतंत्र है इसके लेखक हैं यहाँ पर विष्णु शर्मा। और अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहते हैं। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये एक राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है, न कि ये इकोनॉमिक्स की पुस्तक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, बुद्ध के जीवन की किस घटना को शब्द पद धर्म चक्र परिवर्तन से परिभाषित किया गया है। तो देखिए, बुद्ध के जीवन की जो घटना है धर्म चक्र परिवर्तन, ये इसके प्रथम उपदेश से संबंधित है। तो धर्म चक्र परिवर्तन यहाँ पर प्रथम उपदेश को इनके कहा गया था। तो ये जो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था ये वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। बात करें यहाँ पर इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु की घटना को यहाँ पर कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बुद्ध से ही संबंधित एक और यहाँ पर शब्द का यूज किया जाता है जिसका नाम है महाभिनिष्क्रमण। तो जब इन्होंने अपने ग्रह को त्याग दिया था, यानी अपने घर को त्याग दिया था, तो उस घटना को यहाँ पर महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रथम उपदेश, जो कि आपका सारनाथ में दिया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों के दौरान कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के विस्तार को क्या कहा जाता था। तो मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों के दौरान कृषि उद्देश्य के लिए जो उपयोग की जाने वाली भूमि थी उसका जब विस्तार किया गया तो वहां पर उनको गांव कहा जाने लगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा शहर से खोजे गए पशुपति शिव सील में निम्नलिखित जानवरों में से किसे दर्शाया नहीं गया है। तो देखिए, हड़प्पा शहर में जो पशुपति शिव की सील है, सील मतलब यहाँ पर मोहर होता है, जो पशुपति की मुहर मिली है उसमें यहाँ पर 4 जानवरों को दर्शाया गया है। तो इनमें से एक कौन सा नहीं है। तो देखिए, बाघ जो है उस मुहर में बाघ भी पाया जाता है, उस मुहर में हाथी भी पाया जाता है, और उस मुहर में गैंडा भी पाया जाता है। लेकिन उस मुहर में जो शेर है ये नहीं पाया जाता। बात करें यहाँ पर चौथा जानवर कौन सा पाया जाता है, तो चौथा जानवर जो है वो यहाँ पर हिरण पाया जाता है। ठीक है, तो पशुपति शिव की जो मोहर पाई है हड़प्पा शहर से उसमें 4 जानवर पाए जाते हैं, बाघ, हाथी, गैंडा और हिरण। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, सुत्त पिटक एक ग्रंथ है जो खालिस्तान से संबंधित है। तो सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक है यहाँ पर आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, एक हो गया आपका सुत्त पिटक, दूसरा हो गया आपका अभिधम पिटक, और तीसरा हो गया यहाँ पर विनय पिटक। ठीक है, तो ये सभी जो पिटक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, वाराणसी, पाटलिपुत्र और मदुरै किस प्रकार के नगर वर्गीकरण से संबंधित है। तो वाराणसी, पाटलिपुत्र और मदुरै ये प्राचीन शहर के नाम से जाने जाते हैं, ये बहुत ही प्राचीन शहर है। अब देखिए, बात करें यहाँ पर वाराणसी की, तो वाराणसी को यहाँ पर महादेव शिव के द्वारा यानी शिव जी के द्वारा बसाया हुआ माना जाता है। तो बात करें यहाँ पर पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र को यहाँ पर उदयन के द्वारा बसाया गया था। वर्तमान में इसका नाम यहाँ पर पटना है जो कि बिहार में स्थित है। बात करें यहाँ पर मदुरै की, मदुरै जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, और इसको यहाँ पर पांड्य वंश के शासकों के द्वारा बसाया गया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों ही शहर जो है बहुत प्राचीन शहर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन से भारतीय दार्शनिक थे। तो अद्वैत वेदांत के तो संस्थापक थे वो आदि शंकराचार्य थे। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, सोम ऋग्वेद युग के नर देवता खालिस्तान के देवता थे। यानी कि जो सोम देवता थे वे किसके देवता थे। क्या आंधी तूफान के थे, युद्ध के थे, ज्वालामुखी थे, या फिर पौधे के थे।
तो जो सोम देवता थे वे हो जाएंगे यहाँ पर पौधे के, यानी कि पेड़ पौधे या फिर वनस्पति के देवता इनको कहा जाता था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पौधा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शाक्य द्वारा शासित था। तो देखिए प्रश्न का सही जवाब जानने से पहले थोड़ी बेसिक सी जानकारी आपको बता दूं। जो महात्मा बुद्ध थे बेसिकली उनके दो वंश थे, एक तो हो जाता है उनके पिताजी की ओर से और एक हो जाता है उनकी माताजी की ओर से। तो उनके पिताजी जो थे वे शाक्य कुल के थे और इसीलिए गौतम बुद्ध शाक्य वंश के भी कहे जाते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर शाक्य मुनि भी कहा जाता है। वही बात करें इनकी माताजी की, तो माताजी इनकी कोल्य वंश की थी, इसलिए महात्मा बुद्ध को कोल्य वंश का भी माना जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि शाक्यों द्वारा शासित कौन सा था, यानी कि इनके पिताजी शाक्य कुल के थे, तो कौन सा नगर ऐसा था जिन पे इनके पिताजी हर राज किया करते थे। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपिलवस्तु। कपिलवस्तु जो है शाक्य द्वारा शासित किया गया था, यानी शाक्य इस पर शासन करते थे। अब बात करें इस कपिलवस्तु की, तो वर्तमान में ये कपिलवस्तु कहाँ पर है, तो ये कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आपने उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर एक जिला सुना होगा सिद्धार्थनगर, वो सिद्धार्थनगर बेसिकली यही है। और उसका जिले का नाम जो सिद्धार्थनगर पड़ा है वो महात्मा बुद्ध के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो नाम था वो बचपन में सिद्धार्थ था। तो इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय के है, जो शासक किससे संबंधित है, यानी कि वो कौन सा शासक है जिससे भीतरी स्तंभ शिलालेख संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त। तो देखिए जो स्कंदगुप्त है ये गुप्त काल का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अयोध्या को किस गुप्त शासक ने अपनी राजधानी बनाया था, तो स्कंदगुप्त के द्वारा ही अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया गया था। आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि किस गुप्त शासक के समय हूणों का पहली बार आक्रमण हुआ, तो भी आपको स्कंदगुप्त ही वहां पर सही जवाब देना है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया, तो भी आपको स्कंदगुप्त ही वहां पर जवाब देना है। बात करें यहाँ पर समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बात करें यहाँ पर चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त जो है गुप्त शासक के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और बात करें यहाँ पर कुमारगुप्त की, तो कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए जो सांख्य दर्शन है वो यहाँ पर कपिल मुनि के द्वारा स्थापित किया गया था। बात करें यहाँ पर बादरायण की, तो बादरायण जो थे वे उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे और गौतम मुनि जो है ये आपके न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। बात करें यहाँ पर पतंजलि की, ये आपके योग दर्शन के प्रतिपादक थे। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कपिल ऋषि। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम का नामक अग्निमित्र खालिस्तान का पुत्र था। तो यहाँ पर देखिए कालिदास जो थे इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मालविका अग्निमित्रम। बेसिकली मालविका और अग्निमित्र ये दोनों आपस में प्रेमी और प्रेमिका थे और इन्हीं के प्रेम मिलाप का संकलन इन्होंने इस पुस्तक में किया है। तो जो अग्निमित्र थे ये किसके पुत्र थे, अग्निमित्र जो थे पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था वो अग्निमित्र था। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, खालिस्तान को वृषभ चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। तो देखिए भारत सरकार के द्वारा जो अशोक स्तंभ है बेसिकली उसकी बात यहाँ पर कर रहा है, जिसमें यहाँ पर वृषभ चक्र अश्वयुक्त सारनाथ ये सभी चीज उसमें लिखी गई है। ये थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल बनाने की कोशिश की है, अन्यथा प्रश्न में आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो कि अशोक स्तंभ से ले गया है वो भारत सरकार द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1950 को भारत सरकार द्वारा इसको अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है, यानी भारत में जो सबसे पहला कवि माना गया वो कौन माना गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि। तो देखिए ये जो वाल्मीकि थे इन्होंने यहाँ पर रामायण ग्रंथ की रचना की थी और अयोध्या में जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है उसका नाम इन्हीं पर रखा गया है, वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? तो देखिए राजा जो बिंबिसार थे ये हर्यक वंश के संस्थापक थे जो कि मगध पर शासन करते थे। यहीं पर आपको एक बात और नोट करनी है कि जो ये राजा बिंबिसार था इसी के दरबार में जीवक नामक वैद्य रहता था। ठीक है, जीवक का नाम आपने सुना होगा। तो बिंबिसार के महल को जिसने बनाया था उसका नाम था यहाँ पर महागोविंद। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महागोविंद। इसी ने यहाँ पर राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता के गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो गढ़ जगह है, देखिए बेसिकली जो गढ़ का मतलब होता है वो एक गड्ढा होता है। और हड़प्पा सभ्यता में दो तरीके के लोग रहते थे जिनको निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में बांटा गया था। उच्च वर्ग में जो है राजघरानों से संबंधित या राजशाही लोग रहते थे, और गढ़ जगह में यानी कि निम्न स्तर के लोग रहते थे। इवन निचले स्तर के लोग कौन थे? जो श्रमिक वगैरह थे, मजदूरी वगैरह करते थे, उनको यहाँ पर गढ़ में रखा जाता था जो कि एक निचला भाग होता था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, अनहिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी? तो अनिलवाड़ा जो है ये सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।